नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में टेंस को स्टडी करेंगे। और टेंस में क्योंकि टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे हम, तो इसमें कई वीडियोस बनेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम वीडियोस बने और उन वीडियोस में हम टेंस पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश में टेंस से क्वेश्चंस आते हैं। टेंस से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको टेंस के बारे में बेसिक समझ होनी अत्यंत आवश्यक है। तो हम डिस्कस करते हैं टेंस के बारे में। टेंस है क्या? तो सबसे पहली बात तो ये कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है काल। जब भी हम बात करते हैं टेंस की, तो हम बात करते हैं काल की। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम किसी कार्य के समय एवं अवस्था की बात करते हैं या फिर दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि अगर हमको किसी टाइम की तरफ इशारा करना होगा, उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है उसको जानना होगा, तो हमें उसके लिए टेंस पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि टेंस बात करता है समय की। टेंस किसकी बात करता है? समय की बात करता है। इसमें सबसे मेन है फैक्टर समय। और समय का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हम उसको टाइम कहते हैं। तो टेंस टाइम की बात करता है, टाइम को इंडिकेट करता है। और टाइम की अगर हम बात करें तो सपोज मान लेते हैं कि अभी वर्तमान में मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभी मैं प्रेजेंट टाइम यानी ये वर्तमान समय है मेरा। इस वर्तमान समय में मैं वीडियो बना रहा हूं, और जब वीडियो बन जाएगा, इस वीडियो के बनने के बाद में मैं इसको एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, फिर आप लोग देखेंगे, तो मेरा कार्य ये हो चुका होगा और ये पास्ट में पहुंच जाएगा, यानी ये भूतकाल हो जाएगा। मैं कल क्या वीडियो बनाने वाला हूं, ये फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो हम 3 तरीके से समय को डिवाइड करते हैं। एक वर्तमान में, दूसरा पीछे जो हो चुका है उसकी बात करते हैं, पास्ट भूतकाल, और जो होने वाला है फ्यूचर। हम फ्यूचर में चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये होगा या हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल बहुत ही आसान तरीके से समझें तो हम किसी कार्य के, कोई कार्य या तो हो रहा है यानी वर्तमान की बात हो रही है, या फिर वो पीछे हो चुका है। ठीक है, पीछे हो चुका था किसी टाइम पीरियड में, 2020 में, 2019 में कुछ कार्य किए गए थे, या फिर अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले जो मैंने किया था, जो आपने किया था, वो पास्ट हो चुका है। और जो करने वाले हैं 1 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद, 10 दिन बाद, 20 साल बाद, वो फ्यूचर में होने वाला है। तो हम टाइम को इंडिकेट करते हैं और वहां पे क्या सिचुएशन होगी उसकी भी हम जानकारी टेंस से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये। अब अगर इसके आगे हम समझें टेंस को, देखिए हम केवल उतनी ही बात करेंगे जितना आपके सिलेबस में है। फिलहाल तो टेंस के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वो व्यर्थ होगा, क्योंकि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर को ध्यान में रख करके ही मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी मैं बहुत कुछ बातें कर सकता हूं टेंस के बारे में। फिलहाल तो इसमें हम कौन कौन टेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं? इसमें हम लोग बात करेंगे वर्तमान की। वर्तमान का मतलब क्या होता है? कि जो अभी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट, फिर हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, और फिर हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। क्लियर है? तो ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, और ये भविष्य काल है। 3 टेंस की हम लोग बात करेंगे, और तीनों में इनके कुछ टाइप्स होंगे। ठीक है, इन तीनों के कुछ टाइप्स हैं जैसे, और उन टाइप्स को भी स्टडी हम करेंगे, क्योंकि तभी टेंस हमारे प्रॉपर तरीके से पूरे हो पाएंगे। ठीक है, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं जो हमको स्टडी करने हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस। फिर हम लोग बात करेंगे परफेक्ट, और फिर बात करेंगे
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमको इतना बात करना है, यानी अगर हम प्रेजेंट टेंस को उठाएंगे, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसी प्रकार से फ्यूचर की हम बात करेंगे। तो हमको ये चारों टाइप्स पढ़ने हैं और यहीं से बेसिकली क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यानी प्रेजेंट टेंस को हम स्टार्ट करेंगे। और प्रेजेंट टेंस में जो सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, जो बहुत ही सरल होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, उसी को इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात करेंगे। अच्छा, इससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आप लोगों को सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है, अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है यानी क्रिया है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पहचानने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए वीडियो अपलोड मैंने किया था 4-5 दिन पहले, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ नहीं होगी, फिलहाल आज के इन वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, क्योंकि इनके बिना सेंटेंस ही नहीं फ्रेम हो सकता है। पर आपको अगर डिटेल में जानना है तो आपको एक वीडियो सेपरेट मैंने बनाया था, वो देखना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, और इसमें सबसे जो फर्स्ट हमारा टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट की आज हम बात करेंगे। जितने भी इसके टाइप हैं, अफर्मेटिव है, ठीक है, या इसके अलावा जो भी नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट टाइप रहेगा और इसके अंतर्गत पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जितने टाइप्स के इसमें जो भी टॉपिक्स होंगे वो सब डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक सी बातें पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हम इसमें बात करते हैं आदत की, ठीक है। इसमें हमारी आदतें शामिल होती हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सर्वव्यापी, जो सत्य होता है, ठीक है, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य किस दिशा से उगता है, तो सूर्य पूरब से उगता है, ये सत्य है, ठीक है। उगता है मतलब क्या है कि राइजेस होता है, उगता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज भी देखी होगी, बहुत ही बेसिक सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने सेंटेंस बनते हैं उनमें लास्ट में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो आदत की बात करते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, या फिर अगर कोई सामान्य अगर घटना घटी हुई है, ठीक है, अगर कोई एक नॉर्मल इवेंट, कोई घटना घटित हुई है, ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे भूकंप आता है, चक्रवात आते हैं, ठीक है, तो ये कोई घटनाएं हैं तो इनकी हम बात करते हैं। और बहुत ही बेसिक सी बात ये भी आप जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य, जो सेंटेंस बनते हैं, उनके अंत में क्या क्या आता है, अंत में ता है, ते है और ती है आदि का उपयोग होता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है। फिलहाल इसका डिस्कशन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं कि ये ता है, ते है, ती है क्या है, ये किस वाक्य के लास्ट में आते हैं, पर आपको बहुत ही बेसिक सा है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने बहुत ही बेसिक से कुछ बातों को समझा है। अब हम सीधे आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से।
अफर्मेटिव से हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी की एक झलक होती है, इसमें पॉजिटिविटी अंदर शामिल होती है। जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि वह खाना खाता है, तो ये पॉजिटिव बात हो रही कि वो खाना खाता है। अगर मैं बोलूं कि वह खाना नहीं खाता है, इसका मतलब नेगेटिव बात हो रही है। तो ये पॉजिटिव होते हैं, अफर्मेटिव इनको कहा जाता है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहला जो रूल है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रूल इसमें जो ये है कि ऐसे वाक्यों में अगर कोई भी अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, रूल क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हो गया, वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं प्लस वर्ब के बारे में। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, प्लस इसमें हम एस या फिर ईएस की बात करते हैं, और फिर इसमें हम बात करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस लगा होगा और ऑब्जेक्ट की बात होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि वर्ब जो होगी वो किस फॉर्म की होगी। तो वर्ब जो होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। ठीक है, क्रिया की पहली अवस्था का उपयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। अब यहाँ पे एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में एस या ईएस, ठीक है, किसी सेंटेंस में एस या ईएस का उपयोग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सेंटेंस कैसा होगा, वो सेंटेंस होगा सिंगुलर। इसका मतलब होगा वो एक वचन, वो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। ठीक है, और इसमें आप कैसे पहचानेंगे, इसमें या तो ही, सी, इट, ठीक है, या फिर मदर, फादर, या फिर कोई भी नाम अगर दिया गया होगा। ठीक है, एनी नेम की अगर कोई बात हो रही होगी, जैसे नाम का मतलब क्या है, जैसे सीता, जैसे राम, ठीक है, जैसे आशीष। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी नाम होंगे, तो उन नाम की अगर बात होती होगी तब भी वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। अगर किसी सेंटेंस में ही, से, इट के अलावा वहां पे दिया गया है आई, यू, वी, दे, ठीक है, अगर आई, यू, वी, दे ऐसा दिया गया है, क्लियर है, तो वो कैसा होगा, तो वो होगा बहुवचन, मतलब एक से अधिक की बात हो रही है। ठीक है, अगर एक से अधिक की बात होती होगी तो वो होगा बहुवचन, तो वहां पे हम एस और यस का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुवचन में, यानी इसको बोलते हैं प्लूरल, तो ऐसे प्लूरल में हम एस या ईएस का उपयोग नहीं करेंगे। तो आप लोग सिंपल ध्यान रखेंगे, अगर प्लूरल की बात हो रही होगी तो उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का ही उपयोग करेंगे। अगर वहां पे सिंगुलर की बात हो रही होगी, एक वचन की बात हो रही होगी, ठीक है, जिसमें ही, सी, इट, मदर, फादर या कोई भी नाम होगा उसकी बात हो रही होगी, तो वहां पे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। और इस प्रकार से हमारे जो भी सेंटेंस बनेंगे उनको हम पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसी रूल के हिसाब से मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल्स कराता हूं, जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ कि ये रूल किस तरीके से अप्लाई होता है। और बहुत ही बेसिक सी बात है, अगर किसी ने 9th में 10th में ये पूरा पढ़ा हुआ है तो उसके लिए ये बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है, बेहतर समझ के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ इस रूल को। एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, वह खाना खाता है, लास्ट में क्या है, ता है,
ते है, ती है, अगर ऐसे लास्ट में अगर आपको ता है, ती है, ते है, ये सब दिखाई देता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है। तो अब यहाँ पे ज़रा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले क्लास में। देखिए, सबसे पहली बात यह, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो कार्य करता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। जो कार्य करता है यानी जिसके द्वारा एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। कोई एक एक्शन है, कोई कार्य है, मान लेते हैं सपोज ये मार्कर नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है, और मैं आता हूँ मार्कर को उठाता हूँ। इसका मतलब कि मार्कर को किसने उठाया, मार्कर को मैंने उठाया, ठीक है। एक्शन परफॉर्म क्या हुआ, मार्कर को उठाने में कार्य करना पड़ा, ठीक है, और ये तो एक ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने इसको अगर सिंपल समझें तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, वह, क्योंकि जो कार्य करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। वह मतलब क्या है कि यही तो यहाँ पे कार्य कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है, कार्य करने वाला यहाँ पे क्या है, वह है, ठीक है, कार्य करने वाला है। अब यहाँ पे कार्य, मेन यहाँ पे कार्य है क्या, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कार्य क्या है। तो कार्य यहाँ पे क्या खाना है या फिर खाने को, मतलब फूड जो रखा हुआ है उसको खाना, भाई फूड रखा हुआ है, जब तक उस फूड को कोई खाएगा नहीं तब तक कार्य कैसे होगा। तो उस खाने को खाना मतलब उस फूड को जब वो खाएगा, जब वो खाता है तभी वो कार्य करता है, ठीक है। तो मेन कार्य क्या है, मेन कार्य खाना है। रोटी को चबाना ये मेन कार्य है। रोटी रखी हुई है तो उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा, रोटी को तोड़ के चबाना ये कार्य है। और ये भी कहा गया है कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यावे या कर्मणा शरीर यात्रा पिच्च से प्रसिद्धेत कर्मणा। तो इसका भी अर्थ आपको मैं समझाऊंगा आगे। इसका मेन अर्थ क्या है, फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि वह खाना खाता है, कार्य है, खाना कार्य है, ठीक है। और ये जो है इसको हम फूड लिखें ज़्यादा बेटर है, फूड, ये भोजन है, खाना, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई सेब रखा हुआ है या फिर कोई ढोकला है या फिर चाट है, जो भी है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हमने ये जो कार्य है यही वर्ब है, ठीक है, हमने इसको पहचान लिया है। तो अब इसका जो रूल है उसके हिसाब से इतना आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आप लोग कमेंट करके सेंटेंस को फ्रेम करके बताइए कि इसमें क्या क्या सेंटेंस, कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ही का मतलब क्या होता है, वह होता है, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, खाता है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ईट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या सेंटेंस सिंगुलर है या सेंटेंस प्लूरल है, एक वचन की बात करता है कि बहुवचन की बात करता है। मैंने आपको अभी लिखाया था कि अगर ही, शी, इट, अगर ऐसा कुछ भी लिखा होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एस या ईएस की यूज करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ही ईट, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फूड आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक सिंगुलर है और ही, शी, इन सब के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, तो क्या यहाँ पे हम लगाएंगे, ईट्स कर देंगे। ही ईट्स फूड। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और हमने यहाँ पे एस या ईएस में से एस का उपयोग कर लिया है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक तरीके से बात यहाँ पे कर ली है। सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको जस्ट आपको बना के दिखाऊं प्लूरल में, अगर यहाँ पे लिख दूं मैं तुम, ठीक है, तुम खाना, तो यहाँ पे क्या होगा, खाते हो, तुम खाना खाते हो की यहाँ बात हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, तुम का मतलब क्या होता है, यू होता है, ठीक है, यू। यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है खाते, ठीक है, तो यू ईट हो जाएगा खाते का। और फिर ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे आएगा, खाना, तो खाने की क्या होगी, फूड होगी। अब क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे हम एस या ईएस का उपयोग नहीं करेंगे, तो यू ईट फूड बस सिंपल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करेंगे यू ईट्स फूड, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यू ईट फूड होगा, यही करेक्ट है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीके से एक सेंटेंस देखा। अगर हम कुछ और सेंटेंस की बात करें, जैसे राम गाना गाता है, ठीक है, राम गाना गाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? राम गाना गाता है, मेन काम क्या करता है? गाता है। तो गाता है तो उसके गले को कार्य करना पड़ेगा, उसके यहाँ पे जो लैरिंग्स होगी उसी से साउंड निकलता है, उसी को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। हमारे गले में एक लैरिंग्स डिब्बा होता है, उसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तब वो वाइब्रेट करता है और फिर वो गाना निकलता है। तो गाना गाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो राम सिंग अ सॉन्ग। अब राम यहाँ पे है, कोई एक नाम हो सकता है, तो वो कैसा होगा? सिंगुलर की प्लूरल? वो होगा सिंगुलर। तो वहां पे क्या लगाएंगे? एस या ईएस। तो क्या? राम सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि तुम गाना गाते हो, ठीक है, तुम गाना गाते हो, तो यहाँ पे क्या क्या मुझे करना पड़ेगा? तुम का मतलब क्या होगा? यू, तो सिंग्स नहीं होगा, यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, तुम गाना गाते हो। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं उनको हम फ्रेम कर सकते हैं। आपको ये पहले तो सबसे पहले बेसिक बात पता होना चाहिए कि कब सेंटेंस प्लूरल है, कब सेंटेंस सिंगुलर है। सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, अफर्मेटिव में, और यहाँ पे नहीं का उपयोग नहीं होता है, मतलब जो नॉट है उसका उपयोग नहीं होगा। एस यस का और ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और हम देख लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप लोग इन तीनों एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करके बताएं। अभी तुरंत इनको ट्रांसलेट करें और कमेंट में लिखें। सबसे पहला क्या है कि वह अपनों से मिलता है, यहाँ पे अपनों कर लीजिए, वह अपनों से मिलता है, ठीक है, वह अपनों से मिलता है। तो ही मीट्स हिमसेल्फ, क्या बनेगा? वह अपनों से मिलता है, ही मीट्स हिमसेल्फ, ठीक है, क्योंकि अपनों से मिलता है मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। वह अपने पौधों, पौधों मतलब कि बहुत सारे पौधों की बात हो रही है, वह अपने पौधों को पानी देता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ही पानी देने के लिए हम सिर्फ वाटर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पानी देने को हम बोलते हैं वाटर्स। कहीं पे प्लांट को, किसी पौधों को पानी देना तो हम वाटर कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो वह अपने पौधों को पानी देता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ही का इस्तेमाल किया है, वह का, तो यहाँ पे वाटर्स कर देंगे, ठीक है। ही वाटर्स हिज प्लांट्स। और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो क्या है कि वे भोजन करते हैं, तो इसका क्या बनेगा? दे ईट फूड। अब यहाँ पे ईट्स हम नहीं करें क्योंकि यहाँ पे दे है, क्या है? वे है, यहाँ पे दे की बात हो रही है। अगर यहाँ पे होता कि राम भोजन करता है तो राम ईट्स फूड हो जाता, या सीता भोजन करती है तो सीता ईट्स फूड हो जाता। इसीलिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ऐसे लिखेंगे। तो आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लिया है और मुझे नहीं लगता कि अब आपके दिमाग में कोई डाउट होने वाला है, ठीक है। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि सबसे बेस्ट प्लेस आपका डाउट पूछने का कमेंट सेक्शन है। क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट पूछें, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स ज्वाइन ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव में रूल क्या कहता है? नेगेटिव का जो रूल है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें रूल कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना कार्य कैसे होगा? कार्य करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होगा। अगर सब्जेक्ट ही नहीं तो कार्य कौन करेगा? तो सब्जेक्ट तो अनिवार्य है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस, क्योंकि हम लोग नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस
वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं ध्यान रखने वाला है जो आप भूल जाएंगे। बस केवल 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे कि अगर डू और डस का उपयोग कब करना है आपको। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में प्लूरल, अगर सेंटेंस प्लूरल है, ठीक है, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हम लोग डस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस प्लूरल है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर यू की बात हो रही है, ठीक है, या फिर वी की बात हो रही है, दे की बात हो रही है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे प्लूरल यानी डू का। अगर बात ही की हो रही है, सी की हो रही है, इट की हो रही है, ठीक है, कोई नाम है, मदर फादर की बात हो रही है, तो हम वो एक तरीके से सिंगुलर है तो वहाँ पे हम डस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि सही तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं वह खाना, अब खाने की बजाय यहाँ पे अगर हम भोजन लिखें ज़्यादा अच्छी बात है। वह भोजन नहीं करता है, ठीक है, वह भोजन नहीं करता है। अब यहाँ पे हमको इस रूल को फिट करना है। आप लोग इसको बताएं कमेंट करके इस सेंटेंस को कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, वह भोजन नहीं करता है तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे या डस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे वह है तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो ये यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम, डस का। तो ही डस, और उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पे हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट, वो क्या नहीं करता है, वो भोजन नहीं करता है, तो ही डज नॉट ईट फूड। क्लियर है, ही डज नॉट ईट फूड। ये सिंगुलर था इसीलिए यहाँ पे हमने डज का इस्तेमाल किया। इसको हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, ठीक है, एक सेंटेंस में फ्रेम करता हूँ जहाँ पे हम बात करते हैं प्लूरल के बारे में। सपोज अगर मैं लिखूँ तुम भोजन नहीं करते हो। अब इस सेंटेंस में तुम भोजन नहीं करते हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है, क्योंकि भोजन कौन नहीं करता है, तुम भोजन नहीं करते हो, तो जो जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो कार्य कौन नहीं करता है, तो यू है। ठीक है, यू सब्जेक्ट है। अब यू है तो यू क्या है, यू है प्लूरल, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डू का। तो यू डू और फिर क्या आएगा, नॉट, यू डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट फूड। ठीक है, यू डू नॉट ईट फूड, तुम भोजन नहीं करते हो। इस तरीके से हम बहुत से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेम करते हैं, तुम उबासी नहीं लेते हो, तो क्या बनेगा, यू, क्योंकि यू है तो यू कैसा है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट यॉन। ठीक है, यू डू नॉट यॉन, यॉन का मतलब क्या होता है, उबासी लेना, तो यू डू नॉट यॉन, तुम उबासी नहीं लेते हो। फिर बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 में, वह लॉन की घास को छोटा नहीं करता है। इसका मतलब क्या बनेगा कि वह है तो ही आएगा। ठीक है, ही, अब क्योंकि ही का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे, ही डज नॉट। घास को छोटा करना मतलब होता है मूव। ठीक है, एक मशीन होती है कहीं भी ग्राउंड में, कहीं पे लॉन में, किसी पार्क में, जो मशीनें होती हैं जो घास को कटिंग करती हैं उसको बोलते हैं मोवर। तो घास काटना मो कहलाता है। तो ही डज नॉट मो द लॉन। ठीक है, तो ही डज नॉट मो द लॉन। मो का मतलब क्या होता है, घास को छोटा करना, घास को काटना। ठीक है,
घास को छोटा करना, काटना, तो ये मो हम इसको कह सकते हैं। अगर बात करें सेंटेंस नंबर 3 में, वह गीत नहीं गाती है, इसका मतलब क्या होगा? वह है, गीत नहीं गाती है, ठीक है। यानी किसकी बात हो रही है, मेल की या फीमेल की? तो जाहिर सी बात है गाती है तो फीमेल की बात हो रही है, तो शी, ठीक है, डज नॉट, वह गीत नहीं गाते, तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव को समझ लिया। अब यहाँ पे जो बाकी बचे हैं उनको भी समझ लेते हैं, और वो कौन है? वो हमारे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, उनको समझ लेते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले, ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आता है, इसमें क्या सबसे पहले आता है, ठीक है। क्या, कि क्या वह कार्य करता है, क्या वह खाना खाता है, मतलब क्या का उपयोग सबसे पहले होता है। इसका मतलब कि क्वेश्चन, एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे इसको हम फ्रेम करेंगे, इसका रूल क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आता है तो इसका मतलब कि वो क्या है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें ऐसा नहीं करेंगे हम कि अगर क्या की बात हो रही है तो यहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले या तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या फिर हम करेंगे इस्तेमाल डज का। डू या डज का इस्तेमाल करेंगे हम, फिर हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फिर हम नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नेगेटिव है तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे हम, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस का रूल रहेगा। इसमें अगर डू है तो इसका मतलब कैसा होगा, प्लूरल। अगर डज है तो इसका मतलब सिंगुलर। ये आप बेसिक सी बातें हैं, जानते हैं। फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे, अगर सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, ठीक है। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तभी हम इस्तेमाल करेंगे नॉट का, और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इस रूल के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं ताकि आप लोग समझ पाएं एग्जैक्टली कि कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान सा। वह, आगे हमको लगाना पड़ेगा क्या, ठीक है। क्या वह आम खाता है, क्या वह आम खाता है? आप लोग कमेंट में इसको फ्रेम करके बताएं। अब क्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डू या डज में से किसी एक का उपयोग करेंगे। वह है तो वह कैसा है, वह सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम डज का उपयोग करेंगे, तो क्या बनेगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह है ही, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो है जो खाता है, डज ही। उसके बाद क्या हो रहा है, वर्ब, तो ईट है, ठीक है, डज ही ईट मैंगो, डज ही ईट मैंगो। क्या वह आम खाता है, तो ये सेंटेंस सिंपल सा बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि वह, क्या वह आम नहीं खाता है, तो क्या बनेगा, डज ही, डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या, नॉट लगेगा, तो डज ही नॉट ईट मैंगो। क्या वह आम नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट मैंगो। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस और हम देख लेते हैं। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनको हम लोग फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो। तुम की बात हो रही है तो क्या आएगा, डू यू, ठीक है, डू यू। और फिर क्या हो रहा है कि क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, डू यू बाथ डेली, डू यू बाथ डेली। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, सिंपल सा बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि क्या तुम प्रतिदिन स्नान नहीं करते हो, तो सेंटेंस में हम नॉट का इस्तेमाल कर लेते सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। फिलहाल क्या यह लड़का
कभी झूठ नहीं बोलता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कभी नहीं की बात हो रही है, ठीक है, अगर कभी नहीं की बात हो रही सेंटेंस में, तो हम कभी नहीं के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं नेवर का, ठीक है। कभी नहीं के लिए हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर नेवर का इस्तेमाल होगा तो फिर डू या फिर डज का इस्तेमाल सेंटेंस के बीच में नहीं होता है, ठीक है। अगर नेवर का हमने इस्तेमाल किया है तो सेंटेंस के बीच में डू या डज का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे सपोज इस सेंटेंस को हम लोग फ्रेम करते हैं कि क्या यह लड़का, तो क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब डज दिस बॉय नेवर टेल अ लाई, ठीक है। डज दिस बॉय नेवर टेल अ लाई, नेवर का मतलब क्या हो जाता है, कभी नहीं, यानी क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बीच में ऐसा नहीं किया कि डज दिस बॉय डू नॉट या डज नॉट टेल अ लाई, ऐसा हमने यहाँ पे उपयोग नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे इसको। फिर लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, क्या मोहन बीमार नहीं है, तो मोहन क्या है, मोहन एक सिंगुलर है, तो क्या हम यहाँ पे लगाएंगे डज मोहन, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट मोहन आ गया, फिर नॉट आएगा, डज मोहन नॉट इल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सभी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम जरा जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे डील करेंगे, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना, और वो लास्ट रहेगा आज के वीडियो में।